हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्काणु यानी कि नेफ्रॉन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसके बारे में, और आज हम देखेंगे कि मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम किस नाम से जानते हैं, वर्काणु के नाम से जानते हैं। तो इस लेक्चर में हम स्पेसिफिक बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में और उसके कार्य प्रणाली के बारे में। ठीक है, कार्य के अंदर अगर हम देखें तो नेफ्रॉन का कार्य होता है मूत्र निर्माण। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन का कार्य जो है हम किसके थ्रू देखते हैं, नेफ्रॉन के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी संरचना के बारे में। तो जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो नेफ्रॉन की संरचना में मुख्यतः दो भाग पाए जाते हैं, यानी कि नेफ्रॉन जो है दो स्ट्रक्चर उसके अंदर हमें देखने को मिलती है। अगर पहली स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है ग्लोमेरुलस। ये ऐसे कप नुमा जो संरचना होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से इस तरीके से ये जो हमारे सामने आ रही है नलिका वत संरचना, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि ये नेफ्रॉन की पूरी संरचना को हम वृक्क नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दो भागों से मिलके वर्काणु की संरचना बनी होती है। तो पहला जो ग्लोमेरुलस जिस कपनुमा संरचना में रहता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं, यानी कि बोमेन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल। ठीक है, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है ये सबसे ऊपरी भाग होता है, कपनुमा संरचना होती है ये, और ये जो है इसके अंदर बेसिकली गुच्छा पाया जाता है अभिवाही धमनियों केशिकाओं का, जिसको हम ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने क्लियर होगा। हम जानते हैं कि किडनी के अंदर जो रुधिर लाने का काम करती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये जो संरचना होती है इसको हम जो शुद्ध रुधिर जो लेके आती है उसको बोला जाता है वृक्क धमनी। वृक्क धमनी बोला जाता है। ठीक है, अब इससे जो निकलती है एक शाखा उसको हम किस नाम से जानते हैं, शाखा अभिवाही धमनियां। ठीक है, इसमें बहुत सारी आगे इस तरीके से धमनियां निकलती है। अगर हम इसमें से एक धमनी की बात करें जो आगे ऐसे कप नुमा संरचना में जाके खुलती है, ये कप नुमा संरचना हमारी क्या कहलाती है, बोमेन संपुट। इसको हम बोलते हैं बोमेन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल। अब आप यहाँ देखोगे कि ये जो अभिवाही धमनी है इससे आगे बहुत सारी क्या निकलती है, केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं निकलती हैं, और वो इस तरीके से क्या बना लेती है, एक जाल का निर्माण कर लेती है। ठीक है, तो ये क्या है, अब अशाखा अभिवाही धमनियों से क्या निकलती हैं, केशिकाएं। ठीक है, और इन केशिकाओं का जो नेटवर्क बनता है, एक जाल बनता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ रही है वो है ग्लोमेरुलस, और यहाँ से जो रुधिर वाहिनी निकलती है यहाँ से वापस से, इसको हम जानते हैं अपवाही धमनी। ठीक है, यानी कि जो अभिवाही धमनी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ युक्त होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अपशिष्ट पदार्थ नहीं होते, यहाँ से वो फिल्टर होके निकलती है, तो यहाँ पे इसके पास क्या होता है, साफ रक्त होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अभिवाही से भी क्या निकलता है, इस तरीके से केशिकाओं का जाल निकलता है जो पूरे नेफ्रॉन को घेरे हुए रखता है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट जो है ये इस तरीके की, ये जो संरचना है ये हमारी बोमेन संपुट कहलाती है।
कपनुमा संरचना जो है ये हमारी बोमेन संपुट कहलाती है। और यहाँ से जो ब्लड छनता है, ग्लोमेरुलस का काम क्या है अगर हम देखें तो ग्लोमेरुलस क्या करता है, निष्पंदन का कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं और वो सारे पदार्थ जो है वो यहाँ पे इकट्ठे कर देता है, ठीक है। तो अगर हम इसका ओवरऑल हम इसकी कार्य भी देखेंगे, पर अभी हम संरचना की बात कर रहे हैं। तो अब बोमेन संपुट जो है आगे खुलता है एक नलिकावत संरचना में, जिसको हम बोलते हैं PCT, यानी कि पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है समीपस्थ नलिका, कुंडलित नलिका, कॉन्वोल्यूटेड कुंडलित नलिका, ठीक है। अब ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है, इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो संरचना है वो घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से क्या पाई जाती है, घनाकार उपकला, ठीक है। ये पुनः अवशोषण का कार्य करती है। उसके बाद हम अगर यहाँ पे लेबलिंग करें तो अगर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारे पास नलिकावत यानी कि वरकीय नलिका जो है वो कि नीचे का कुंडलित समीपस्थ नलिका जो है उसके अंदर यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ की दीवारें किसकी बनी होती हैं, घनाकार उपकला की बनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आगे ऐसे हेयर पिन लूप लाइक संरचना में खुलता है, ठीक है। ये हेयर पिन लूप लाइक संरचना को हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले के नाम से जानते हैं, यानी कि हेनले का लूप, हेनले लूप के नाम से हम इसको जानते हैं। इसके दो भाग हैं अगर हम देखें तो एक भुजा जो है ये नीचे की तरफ जो आ रही है इसको हम बोलते हैं अवरोही भुजा, अवरोही भुजा, और जो एक ऊपर की तरफ जा रही होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ये कहलाती है आरोही भुजा। और ये फिर बाद में जाके किस में खुलती है, एक और नलिका के अंदर, जिसका अगर हम नाम दें तो ये होती है DCT, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। और ये आगे जाके खुलती है किसके अंदर, इस तरीके से संग्राहक नलिका पाई जाती है। ये हमारे पास क्या है, संग्राहक नलिका, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है नेफ्रॉन का एक बहुत ही सिंपल और साधारण जो डायग्राम है वो देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ छन के आया है, ये अपशिष्ट पदार्थ है, यहाँ पे अपशिष्ट जो कि ग्लोमेरुलस ने छाना है वो यहाँ से इस तरीके से गमन करता है, ठीक है। अब क्या है, जब छनते हैं चीजों को तो यहाँ से संग्राहक नलिका से जो निकलता है उसे हम मूत्र के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें कि जो ग्लोमेरुलस ने जो छाना होता है उसमें सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ ही नहीं होते, कुछ यूजफुल पदार्थ भी होते हैं, उपयोगी पदार्थ भी आते हैं, तो उनका क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण किया जाता है। तो ये जो वरक नलिका होती है, रीनल ट्यूब्यूल हम बोलते हैं इनके अंदर, तो इनके अंदर रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT और संग्राहक नलिका आती है। ये क्या करती है, चीज़ों को, छनी हुई जो चीज़ें, रुधिर से छन के जो चीज़ें आती हैं जिसमें अपशिष्ट भी है और उपयोगी भी हैं, तो उपयोगी जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि उपयोगी जितने भी पदार्थ हैं उनका क्या किया जाता है, पुनः अवशोषण का कार्य किया जाता है। तो ये जो कार्य प्रणाली है उसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र का निर्माण। तो अगर नेफ्रॉन की संरचना हमें समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये तो थी संरचना। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन का कार्य क्या है, ठीक है। नेफ्रॉन का कार्य, तो नेफ्रॉन के कार्य की बात करें तो नेफ्रॉन का कार्य होता है मूत्र का निर्माण करना, मूत्र निर्माण करना, ठीक है, ये उसका कार्य होता है। और मूत्र निर्माण जो है वो कंप्लीट होता है 3 चरणों में, 3 चरणों में ये संपादित होता है। पहला जो कार्य है
3 चरणों में हम देखते हैं मूत्र निर्माण के कौन कौन से 3 चरण हैं। पहला होता है गुच्छिकीय निष्पंदन, जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। फिल्टर करना समझ ही गए होंगे आप, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि निष्पंदन, ठीक है। छानना यानी कि जो धमनी से ब्लड आ रहा है नेफ्रॉन में, उसको अच्छी तरीके से छाना जाता है। जैसे कि चाय की छलनी जो होती है, आप देखते हो उसके ऊपर जब चाय डालते हैं तो चाय पत्ती जो है वो रह जाती है छलनी के अंदर, और जो शुद्ध चाय है वो कप में आ जाती है। तो उसी तरीके से जो चाय आप पतीले से छलनी में छान रहे होते हो वो होता है अशुद्ध। उसमें चाय पत्ती भी है, चाय भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। शुद्ध चीज तो कहाँ जाती है कप में, और जो छलनी रहती है उसके अंदर चाय पत्ती रह जाती है। तो इस तरीके से जो गुच्छ के निष्पंदन का कार्य जो है ग्लोमेरुलस करता है। दूसरा चरण होता है पुनः अवशोषण, क्योंकि इन सारे पुनः अवशोषण मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, पुनः अवशोषण क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो ये जितनी भी सारी चीजें होती है ना पुनः अवशोषण के दौरान, क्योंकि अब क्या है, जब चाहे अब ग्लोमेरुलस जब ब्लड को छानता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि मुझे सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों को ही छानना है। वो क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको भी छान लेता है। जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन होगी, ठीक है, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, इनको भी वो छान लेता है। अब क्या किया जाता है, इनका पुनः अवशोषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य तो मूत्र में अपशिष्ट पदार्थ और जो टॉक्सिक यानी कि विषैले पदार्थ है उनको बाहर निकालना है। अगर ये अच्छी चीजें भी चली गई तो हमने जो खाया है वो सारा बाहर चला जाएगा। पहले इन सारी चीजों का अवशोषण हमारी आंत में जो उंगलियां नुमा प्रवर्ध विलाय पाए जाते थे उन्होंने किया था। अब ये काम जो रीनल ट्यूब्यूल है, वृक्क नलिका का रहता है, तो इस प्रक्रिया को हम पुनः अवशोषण कहते हैं। और जो तीसरा होता है वो है स्त्रवण, सिक्रीशन, यानी कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और स्त्रवण। इस तरीके से 3 चरणों में मूत्र का निर्माण होता है। हम इन तीनों को बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सिंपल सा डायग्राम देखते हैं हम किसका, जो नेफ्रॉन है उसका। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि ये जो है वो हमारे पास क्या है, वृक्क धमनी है, ठीक है। यहाँ से ये जो निकल रही है वो हमारे पास कौन सी है, अभिवाही धमनी, ठीक है। ये उसका केशिकाओं का जो जाल है ये यहाँ पे प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये लिखा हुआ ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ पे ये इस तरीके से हमें बोमन कैप्सूल देखने को मिल रहा है जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, और इससे जो बाहर निकलती है इसको हम बोलते हैं अपवाही, ठीक है। अब अगर आप देखो कि इस अपवाही से इस तरीके से ये केशिकाओं का जाल जो है पूरे नेफ्रॉन को घेरे हुए होता है। अगर आप यहाँ पे देखो ये पूरे नेफ्रॉन को घेरा हुआ जो है वो जाल हमें देखने को मिलता है, और ये सारी केशिकाएं आगे जाके किसके अंदर मिलती है, ये है वृक्क शिरा, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से नोटिस करो, वृक्क धमनी जो है ना उसके अंदर ब्लड तो कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, लेकिन सारे अपशिष्ट पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि वृक्क शिरा की अगर हम बात करें तो वृक्क शिरा के अंदर ब्लड तो, अब देखो शिरा क्या करती है, जो किडनी है यहाँ से ब्लड को लेके जाने का कार्य करेगी, तो ध्यान रखना वृक्क शिरा ब्लड को लेके जाएगी, और जो लेके जाता है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड है, क्योंकि उसमें गैस तो CO2 है, लेकिन वैसे उसमें रक्त जो है वो कैसा पाया जाता है, साफ रक्त है, क्योंकि उसमें क्या नहीं पाए जाते, अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे छान लिए गए हैं, इसीलिए अपशिष्ट पदार्थ की यहाँ पे क्या है, अनुपस्थिति पाई जाती है। इसी बात पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है वृक्कीय शिरा जो है उसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं होंगे, क्योंकि वो तो शुद्ध रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर है वो ऑक्सीजन गैस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो शिरा धमनी जो है वो हृदय से ब्लड को लेके आ रही है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन उसमें सारी अपशिष्ट पदार्थ, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन गैस की रिस्पेक्ट में बात करोगे तो आपको वो शुद्ध रुधिर लगेगा। वहीं वृक्कीय शिरा के अंदर गैस के रिस्पेक्ट में तो अशुद्ध रुधिर है, लेकिन उसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ नहीं पाए जाते। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलस से निकलती है PCT, तो अगर PCT ये इस तरीके से कुंडलित नलिका, ये यहाँ तक क्या कहलाती है, हमारी
PCT। और उसके बाद में ये देखो इस तरीके से ये बना हुआ है लूप ऑफ हेनले। ये हमारे पास क्या है, हेनले का लूप, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास रहती है ये इस तरीके से, ये है हमारे पास दूरस्थ नलिका DCT, ठीक है। ये क्या है, DCT। और ये आगे जिसमें खुलती है ये है हमारे पास संग्राहक नलिका, ठीक है। इस तरीके से इस नेफ्रॉन को चारों तरफ से अपवाही की जो केशिका है वो घेरे रखती है। रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है जो PCT है, DCT है, लूप ऑफ हेनले है, ये चीजों का पुनः अवशोषण भी करेंगी। तो पुनः अवशोषण करके किसको देंगे, अपवाही की निकलने वाली केशिकाओं को। और ये केशिकाएं सारी जाके किस में खुलती है, वृक्कीय शिरा में खुलती है। तो इस तरीके से ये हमने नेफ्रॉन की संरचना देखी। अब कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य में सबसे पहला कार्य हमारे पास क्या है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करने का कार्य रहता है। तो अगर हम इसके पहला जो स्टेप था हमारे पास वो क्या है, निष्पंदन, यानी कि हमें क्या करवाना है, रक्त का निष्पंदन करवाना है, ठीक है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब इसके अंदर ये कार्य कौन करता है, ग्लोमेरुलस करेगा, ठीक है। ये कार्य कौन करेगा, ग्लोमेरुलस करता है। वृक्क में लगातार जो किडनी के अंदर रक्त जो है वो कौन लेके आती है, रक्त धमनियां लेके आती है, ये हमने पहले ही देखा। और रक्त धमनियां जो है अपशिष्ट पदार्थ युक्त है। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें कि ये कार्य होता कैसे है, तो सिर्फ मैं उसी का ही डायग्राम आपको दिखा रही हूँ। ये है वृक्क धमनी, ठीक है। और मैंने पहले क्लियर कर दिया कि जो रक्त धमनी के पास जो रक्त होता है, ये रक्त के अंदर क्या पाए जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है। लेकिन गैस इसमें कौन सी है, O2 है, ठीक है। अब ये रक्त धमनी से एक जो शाखा निकलती है, उस शाखा को हम क्या बोलते हैं, इस शाखा को हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक शाखा बना देती हूँ, इसको बोलते हैं अभिवाही धमनी, ठीक है। और इस अभिवाही धमनी से बहुत सारी क्या निकलती हैं, ये है केशिकाएं, ठीक है। और इन केशिकाओं का इस तरीके से क्या पाया जाता है, नेटवर्क पाया जाता है। और ये सारा किसके अंदर पैक्ड है, एक ऐसे कप नुमा संरचना बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे सामने, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या करता है, यहाँ जो रक्त है अभिवाही धमनी में, उसमें RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, ठीक है। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ भी है, ठीक है, और उपयोगी पदार्थ भी है। इतनी सारी चीजें हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ से जो वापस जाती है वो धमनी क्या कहलाती है, अपवाही, ठीक है। इस अपवाही धमनी में ये क्या क्या डाल देगा वापस, RBC डाल देगा, WBC डाल देगा, प्लेटलेट्स डाल देगा और प्लाज्मा प्रोटीन्स डाल देगा, ठीक है। और प्लाज्मा प्रोटीन। अब इसके अलावा ये अपशिष्ट और उपयोगी पदार्थ है वो यहाँ से छन के यहाँ आ जाएंगे। ये निष्पंदन किया और यहाँ जो पदार्थ आए बोमेन कैप्सूल के अंदर, इसके अंदर अच्छे और बुरे, तो ये तो कौन से हो गए, अपशिष्ट पदार्थ हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या आगे, उपयोगी, ठीक है, पदार्थ। अब उपयोगी पदार्थ के अंदर बात करें तो क्या क्या है, उपयोगी पदार्थ में ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, इसके अलावा पानी है, मिनरल है, ठीक है, इस तरीके से छोटे प्रोटीन भी है, ठीक है, एक्सेट्रा। इस तरह की ये उपयोगी पदार्थ हैं। और अपशिष्ट पदार्थ की बात करें तो अपशिष्ट पदार्थ में यहाँ पे क्या है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो इस तरीके से बोमेन कैप्सूल के अंदर ये क्या है, हमारा जो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसको बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। तो ये जो बोमेन संपुट है, इसके अंदर अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो पदार्थ हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य की बात करें तो रक्त का निष्पंदन का कार्य कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। कितना करता है, तो
प्रति मिनट कितना, करीब 1000 से लेके 1200 ml जो रक्त का क्या होता है, निष्पंदन का कार्य होता है, कार्य जो है पूर्ण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो निष्पंदन होता है उस निष्पंदन पदार्थ किस में आता है, बोमेन संपुट में एकत्रित होता है। ठीक है, और इस निष्पंदन पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, इसके अलावा लवण मिलेंगे, अमीनो अम्ल मिलेंगे। ठीक है, और ये तो सारी क्या है, और जल मिलेगा इत्यादि। ये तो हमारे उपयोगी पदार्थ है। ठीक है, इसके अलावा इस निष्पंदन के अंदर क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। ये हमारे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ। तो इस निष्पंदन में अच्छे और बुरे दोनों तरह के जो चीजें हैं बोमेन संपुट में एकत्रित होता है। अब क्या किया जाएगा, इस निष्पंदन को जो यहाँ पे एकत्रित हुआ है इसको हम एक पूरा नाम दे, तो इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ पे जो बोमेन संपुट में एकत्रित हुआ है इसको बोलते हैं निष्पंदन। ठीक है, अब इस निष्पंदन को फिर वृक्कीय नलिकाओं से गुजारा जाता है। ठीक है, फिर इस निष्पंदन को हम क्या करेंगे, जो अच्छे और बुरे चीजें जो छन के आई है, एकत्रित हुआ है, ये निष्पंदन पदार्थ जो है, इन पदार्थों को कहाँ से, वृक्क नलिका से गुजारा जाता है, जाएगा, जिससे क्या करेंगे, ये वृक्क नलिकाएं क्या करेंगे, इन निष्पंदन पदार्थों से क्या कर लेंगे, जो उपयोगी पदार्थ होंगे उनका क्या कर लिया जाएगा, पुनः अवशोषण, पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा। ठीक है, और बाकी चीजों को निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वृक्क नलिकाएं हैं इनके ऊपर कौन सी, घनाकार उपकला पाई जाती है, जो ये कार्य करती है, किसका, पुनः अवशोषण का कार्य करती है। तो ये किस तरीके से होगा, पहले हम डायग्राम से देखें इन सारी चीजों को। लगभग अगर हम अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या है, पुनः अवशोषण। ठीक है, मूत्र निर्माण का सेकंड स्टेप पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण में क्या किया जाता है, अगर हम देखें तो पुनः अवशोषण में हम लोग क्या करते हैं, जो वृक्कीय नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषण कर लिया जाएगा उपयोगी पदार्थों का, और वापस से इसको रक्त प्रवाह में प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो पुनः अवशोषण का कार्य कौन करता है, तो हम बोलेंगे कि जो वृक्क नलिका है इनके अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उपकला, घनाकार उपकला, घनाकार उपकला कोशिकाएं पुनः अवशोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। अब कौन कौन किसका पुनः अवशोषण करेगा मैं बता दूं। वृक्कीय नलिकाओं में पहली जो वृक्कीय नलिका आती है वो होती है पीसीटी। पीसीटी मतलब पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप समीपस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये किन किन चीजों का पुनः अवशोषण करेगी, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका ग्लूकोज का, अमीनो अम्ल का, ठीक है, जल का, लवणों का, ठीक है, और कुछ छोटे प्रोटीन हैं इनका इत्यादि, इनका क्या कर लेगी, वो पुनः अवशोषण कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी संरचना होती है वो होती है हेनले लूप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हेनले लूप की दो भुजाएं थी।
ठीक है। दो भुजा होती है हेनली लूप की। भुजा कौन सी? एक तो होती है अवरोही जो नीचे की तरफ आ रही होती है, और एक होती है आरोही। ठीक है। अवरोही तो जल का पुनः अवशोषण करती है, वो तो कहती है कि मैं सिर्फ जल के लिए ही पारगम्य होती हूँ। जबकि आरोही होती है वो NaCl यानी कि लवण का पुनः अवशोषण करती है। ठीक है, डायग्राम से भी देखेंगे। और फिर वरक नलिका का नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास आता है, थर्ड पार्ट, वो होता है DCT। DCT का मतलब था दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा हार्मोन के प्रभाव में कार्य करता है। DCT का मुख्य कार्य तो किसका है, ये जल का प्लस लवण का भी, कुछ लवणों का भी पुनः अवशोषण करता है। ठीक है, लेकिन ये स्थिति के अनुसार कार्य करता है, वो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, उससे एक हार्मोन निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH हार्मोन, इसके प्रभाव में कार्य करता है। कैसे? अगर देखो हमारे शरीर में पानी की कमी है, वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। देखो, पहली कंडीशन क्या है, हमारा जो शरीर है इसमें क्या हो रखी है, पानी की कमी हो रखी है। ठीक है, और पानी की कमी हो रखी है, हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ADH आएगा, पिट्यूटरी जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि जो है उससे ADH हार्मोन आएगा। ठीक है, ये निकालेगी। अब ये ADH हार्मोन जो है DCT, इसको बोलेगा कि तू किसका पुनः अवशोषण कर, जल का पुनः अवशोषण कर, ताकि शरीर के अंदर पानी की पूर्ति की जाए। तो पानी की पूर्ति करवाने के लिए ये सब किया जाता है। जब DCT पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो ऐसे केस में जो मूत्र बनता है वो जो है मूत्र काफी सांद्रित होता है। ठीक है, पीले रंग का मूत्र होता है और बहुत उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, अगर वहीं इसका उल्टा कर दे, पानी की कमी नहीं है शरीर के अंदर, तो शरीर में पानी की कमी, पानी जो है ज़्यादा है, पानी ज़्यादा होने से ADH नहीं आएगा और DCT भी पानी का पुनः अवशोषण नहीं करेगा, और जो यहाँ ऐसे केस के अंदर जो मूत्र बनेगा वो तनु बनेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ जो मूत्र बनेगा वो पीले रंग का होगा और ये जो है रंगहीन होगा। आपने कभी कभी फील भी किया होगा, अगर आप पूरे दिन पानी नहीं पीते हो तो आपका जो यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, उसका कलर भी थोड़ा डार्क आता है। और जब आप बहुत अच्छा क्वांटिटी में पानी पीते हो तो जो है ADH नहीं निकलेगा और DCT ज़्यादा से ज़्यादा पानी का अवशोषण नहीं करेगा, तो यूरिन जो है हमारा अम्लीय नहीं होगा। अब यूरिन के अम्लीय होने पे बहुत सारी डिजीज होती है, क्योंकि एसिडिक यूरिन मूत्रवाहिनियों से मूत्राशय में इकट्ठा होगा, तो वहाँ पे एसिडिक मूत्र की वजह से हमारी जो मूत्रवाहिनियां हैं, हमारा जो यूरिनरी ब्लडर है, मूत्राशय है, इसको हानि पहुंचती है और मूत्र को बाहर निकालते समय बहुत सारी जलन फील होती है, क्योंकि एसिडिक होता है, वो हमारे पूरे के पूरे यूरिनरी पाथ्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो DCT का कार्य तो वैसे तो जल और लवणों का पुनः अवशोषण है, लेकिन ये किसके प्रभाव में करता है, ADH के प्रभाव में करता है। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा कार्य होता है वो है स्त्रवण का। और स्त्रवण में क्या किया जाता है कि जो इसके अलावा संग्राहक नलिकाएं भी होती हैं, वो मैंने बताया नहीं आपको कि तीसरी चीज क्या होती है, संग्राहक नलिका। ठीक है, संग्राहक नलिका का कार्य भी क्या है, जल का पुनः अवशोषण। ठीक है, तो ये भी जल का पुनः अवशोषण करती है। उसके अलावा स्त्रवण की बात करें, स्त्रवण में क्या किया जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट
पदार्थों को मूत्र के रूप में निष्कासित किया जाता है। और ये जो मूत्र है कहाँ से कहाँ, फिर जो संग्राहक नलिका से जो निकला हुआ मूत्र है वो कहाँ जाएगा, मूत्र का पाथ बताएं तो मूत्र जो है संग्राहक नलिका से निकलेगा और ये मूत्र जाएगा फिर किसके अंदर, मूत्रवाहिनी में, ठीक है। और मूत्रवाहिनी से किस में जाएगा, मूत्राशय में। और मूत्राशय में ये क्या करता है, स्टोर होता है टेम्परेरी। मूत्राशय में क्या किया जाता है, मूत्र को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और मूत्राशय में इकट्ठा होने के बाद में, यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, जब मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता है तो यहाँ पे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है इसके द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। यहाँ से मूत्राशय को कौन सा संदेश मिलता है, मूत्र इकट्ठा होने पे ऐच्छिक संदेश। इस संदेश के मिलते ही मूत्राशय की पेशियों में संकुचन होगा। इस संदेश से क्या करेगा, ये मूत्राशय की पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा और जिससे मूत्राशय की अवरोधनी जो है वो शिथिलन हो जाएगी। मूत्राशय के अंदर की जो अवरोधनी होती है, रोधिनी, ये क्या हो जाएगी, शिथिलन पैदा करती है, जिससे क्या हो जाएगा, मूत्र उत्सर्जन हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये कार्य किया जाता है। तो अगर आप यहाँ देखो, ये सारा कार्य करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, यानी कि मूत्र को निकालने के लिए यहाँ पे तंत्रिका को मूत्रण प्रतिव्रत कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, मूत्रण प्रतिव्रत, ठीक है। अगर हम देखें तो ये किडनी है, ठीक है। किडनी से ये दोनों किडनी से क्या आ रहा है, ये मूत्र आ रहा है। ये मूत्रवाहिनियां जो है मूत्र को लेके आ रही है और किस में डाल रही है, मूत्राशय के अंदर डाल रही है, ठीक है। अब क्या है, जब यहाँ पे जब मूत्र यहाँ पे एकत्रित होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ से ये जो है मूत्र आया है, ठीक है, ये क्या है, मूत्र। जब यहाँ इकट्ठा होगा तो ये यहाँ मूत्र के इकट्ठा होने से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक ऐच्छिक संदेश आएगा, किसके थ्रू, तंत्रिका कोशिका यहाँ पे ये मैसेज लेके आती है इसकी भित्तियों पर। फिर यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी भित्तियों पर ये तंत्रिका कोशिकाओं का संदेश आएगा, तो अब क्या है, जो ये मूत्राशय की भित्ति है, मूत्राशय की जो भित्ति है, इसमें क्या होगा, अब मूत्राशय की भित्ति किसकी बनी हुई है, पेशियों की बनी हुई है, ठीक है। तो ये कॉमन सी चीज है, पेशियां पाई जाती है, मसल्स हर जगह पाई जाती है। इनमें क्या होगा, संकुचन होगा। जैसे ये संकुचन होगा तो यहाँ पे ये अवरोधनियां होती हैं, इस जगह पे अवरोधनी, ये क्या हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, ठीक है। और जिससे फिर ये जैसे शिथिल होगी, यहाँ से मूत्र का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। इस तरीके से मूत्र को क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। तो ये सारा कार्य हम लोग पूरे के पूरे इस मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में देखते हैं। इसको डायग्रामेटिक समझें, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम देखेंगे। तो मैं पहले एक नेफ्रॉन का डायग्राम आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ। ये इस तरीके से, ये क्या है बच्चों, नेफ्रॉन का बोमन इनपुट है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये आती है पीसीटी, ठीक है। पीसीटी में इस तरीके से एक घनाकार उपकला पाई जा रही है जो कि पुनः अवशोषण के लिए उत्तरदायी होगी। और फिर यहाँ से क्या निकलता है, लूप ऑफ हेनले। इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद में हम बना रहे हैं यहाँ पे डीसीटी। इस तरीके से
ये DCT है, DCT आगे जाके किस में खुलती है, ये है हमारे पास संग्राहक नलिका, ठीक है। और ये इस तरीके से ये सारी स्ट्रक्चर आपको अलग अलग दिखा दी है। ये है PCT और ये क्या है, संग्राहक नलिका, ठीक है। और ये हमने बनाया DCT और ये है हेनले रूप, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ से ये जो हमारे पास बड़े व्यास की जो आ रही है, ये क्या है, अभिवाही धमनी। और यहाँ से इसका क्या बनता है, केशिकाओं का नेटवर्क, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और यहाँ से जो छोटे व्यास की जो जाती है उसे बोलते हैं अपवाही, जिसमें कि साफ रुधिर होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या करेगा, निष्पंदन का कार्य करेगा। तो यहाँ पे क्या है, अपशिष्ट पदार्थ और उपयोगी पदार्थ दोनों यहाँ पे एकत्रित हो गए, ठीक है। ये क्या है, निष्पंदन, ठीक है। इस निष्पंदन में क्या हो रहा है, अपशिष्ट प्लस उपयोगी दोनों पदार्थ है, ठीक है। अब ये जो निष्पंदन है ये इन नलिकाओं से निकलेगा। जैसे इन नलिकाओं से निकलेगा तो ये PCT क्या करेगी, यहाँ से जो उपयोगी चीजें हैं उनको बाहर ले लेगी, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, लवण, इनका क्या कर लिया गया, बाहर निकाल दिया गया, इनका पुनः अवशोषण कर लिया गया, ठीक है। और पुनः अवशोषण करके हमें पता है इसके ऐसे इस तरीके से पूरी की पूरी क्या पाई जाती है, केशिका पाई जाती है। इस तरीके से ये केशिका क्या करेगी, ये सारी चीजें अब किस में चली जाएंगी, इनके अंदर चली जाएंगी, इन केशिकाओं के अंदर चली जाएगी। और ये फिर किस में जाके खुलती है, वृक्क शिरा के अंदर खुलती है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये निष्पंदन है फिर लूप ऑफ हेनले से गुजरेगा। तो लूप ऑफ हेनले यहाँ से क्या करेगा, जल का अवशोषण कर लेगा, ठीक है। फिर ये निष्पंदन जो है वो आरोही में सिंच जाएगा। तो यहाँ से लवणों का क्या कर लिया जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। फिर ये निष्पंदन जो है DCT से निकलेगा। तो यहाँ से किसका अवशोषण कर लिया जाएगा, वापस से ही जल का अवशोषण कर लिया जाएगा, ये भी जल का अवशोषण करेगी। और फिर यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मूत्र बोला जाता है। ये मूत्र फिर कहाँ जाएगा, मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय में एकत्रित होगा और फिर मूत्र से बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। अगर हम पुनः अवशोषण की बात करें कि जो यहाँ पे वृक्क नलिकाएं हैं, वृक्क नलिका, जिसके अंदर हम PCT, लूप ऑफ हेनले, DCT और कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्राहक नलिका, इनकी अगर बात करें, ये क्या करती हैं, पुनः अवशोषण का कार्य करती हैं। यानी कि अच्छी चीजों का पुनः अवशोषण, कितना पुनः अवशोषण होता है, करीब जो भी चीजें छन के आई है उसका 99% चीजों को क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। और ये पुनः अवशोषण करके किसको दिया जाता है, अपवाही धमनी की केशिकाओं को, ठीक है। और ये केशिकाएं जाके किसमें खुलती है, वृक्क शिरा में खुलती है। तो इसका मतलब वृक्क शिरा में CO2 गैस तो है लेकिन रुधिर कैसा है, साफ रुधिर होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वृक्क है वो नेफ्रॉन है वो इस तरीके से कार्य करता है और हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ इस तरीके से बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे शरीर में उत्सर्जन का कार्य सिर्फ ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन के लिए सिर्फ हमारा उत्सर्जी तंत्र है या फिर कोई और संरचना भी पाई जाती है, और अंग भी पाए जाते हैं हमारे शरीर में, अन्य तंत्र भी हैं जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। जैसे पहला अंग का नाम लेती हूँ मैं, फेफड़ा, फेफड़े यहाँ पे किसका उत्सर्जन करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे त्वचा से किसका उत्सर्जन किया जाता है, जो त्वचा है ना ये हमारे पसीने के रूप में, त्वचा जो है नमक का, यूरिया का, बहुत थोड़े अमाउंट में यूरिया, ठीक है, लैक्टिक अम्ल,
लैक्टिक एसिड, ठीक है, और ऑयल, ये सब पसीने के रूप में, पसीने व तेल के रूप में बाहर निकालती है शरीर से। इसके अलावा तीसरे नंबर पे हम रखते हैं यकृत को, लीवर। यकृत भी बहुत अच्छा उत्सर्जी पदार्थ है। यकृत से बहुत हानिकारक लवण जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये जो है आदि का मल के साथ उत्सर्जन किया जाता है। कुछ ऐसे विटामिन्स भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टेरॉइड हॉर्मोन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, हार्मोन। इनको किसके साथ, एक्सेट्रा, इनको मल के साथ, क्योंकि यकृत से चीजें निकल के छोटी आंत के अंदर जाती है, तो मल के साथ इनका क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बाहर निकाला जाता है। ऑयल को हम एज ए सीबम भी बोल सकते हैं कि रूप में। तो फेफड़े, त्वचा, यकृत, ये हमारे अन्य उत्सर्जी तंत्र है जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं। इस तरीके से हमारा जो शरीर है, इसमें जितने भी हानिकारक तत्व बनते हैं, इनको हमारा शरीर अपने पास नहीं रखता, इनको समय समय पे किसी न किसी रूप से बाहर निकालता रहता है ताकि हमारा शरीर जो है स्वस्थ बना रहे, उसमें अपशिष्ट पदार्थ जमा ना हो। इस तरीके से हमने एक और मानव तंत्र का एक सिस्टम स्टडी किया, उसका नाम है उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए सिस्टम के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।